हेलो। सो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझा दिया था एक मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो चार आर्म्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज अरेंज है, और वो ब्रिज ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। अगर उस पर करंट फ्लो नहीं होता है then all the four arms are in balanced situation, and अगर उस पर करंट फ्लो होता है ब्रिज इज फाउंड टू बी इन अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो उसकी एक एप्लीकेशन है एंड दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल है। वो हमारा लैब में हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे और उससे हम किसी भी वायर की हम रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो उस रेसिस्टिविटी को निकालने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब आप बोलोगे ब्रिज का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि एक ब्रिज स्ट्रक्चर बीच में है जिस पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का आता है, लेकिन इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर जो वायर लगा हुआ है वो 1 मीटर लेंथ का है। तो जो डिवाइस है एक्चुअली जिसके हेल्प से हम किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो डिवाइस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा फिजिक्स लैब में इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इससे आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आपको मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्लैरिफाई हो रहा है, दूसरा आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग क्वेश्चंस जो मीटर ब्रिज के बेस पर आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं इतने लेवल से समझा दूंगी कि विदाउट गाइडेंस आप इसको लैब में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारा एक वुडन प्लैंक है। एक्चुअली ये कोई बहुत टेक्निकल डिवाइस नहीं है, इसमें ये है वुडन प्लैंक। थोड़ा सा लैब टू लैब ये डिवाइस डिफर करती है, बट द कॉमन स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहां पर एक ये मेटल की स्ट्रिप है, इसके बाद यहां पर मेटल की दूसरी स्ट्रिप है, उसके बाद मेटल की यहां पर तीसरी स्ट्रिप है। मे बी कॉपर कंडक्टर होना चाहिए ये जो स्ट्रिप्स हमने लगाई हैं। वुडन प्लैन के ऊपर ये स्क्रू से टाइट है, यहां पर एक स्क्रू और यहां पर एक स्क्रू, इन द मिडिल वन स्क्रू। इस तरह से इस पे 5 स्क्रू है। वो स्क्रू कुछ नहीं है, ऐसे जैसे अपन इसको खोल रहे हैं, इसको खोलेंगे, इसके बीच में हम वायर फंसाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। बस ये स्क्रू वही है, सिंपल स्क्रू लगे हुए हैं इसमें। यहां पर 1 मीटर लेंथ वी आर हैविंग 1 वायर, 1 मीटर लंबा एक तार है, और यहां हमारे पास एक मीटर स्केल है, 0 और ये 100 सेंटीमीटर। ये जो स्केल है एक्चुअली ये दोनों तरफ से, यहां 0 है 1 2 3 4 और यहाँ 100 है, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 100 एंड हो रहा है। मतलब स्केल दोनों तरफ से ग्रेजुएटेड है। दोनों तरफ से कैलिब्रेटेड जो स्केल आपके पास है जो 1 मीटर का है वो इसलिए है क्योंकि आप इधर से भी 0 मेजर कर सकते हो और इधर से भी 0 मेजर कर सकते हो। अब ये 0 किधर से मेजर करना है दैट आई विल टेल यू। उसके लिए भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो करना है कि हम जब इसका स्केल का 0 रीड करें, क्योंकि हम यहाँ पर इस स्केल के हेल्प से कुछ निकालेंगे और जो निकालेंगे उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, अभी आप देखो यहां पर ये दोनों टर्मिनल के बीच में हम कनेक्ट करेंगे एक रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स जो यहां पर है एक्चुअली वो वर्क करता है हमारा नॉन रेसिस्टेंस। ठीक है,
ये हमारा एक नोन रेसिस्टेंस है। कितना रेसिस्टेंस हमको इस सर्किट को सप्लाई करना है वो हमको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये जो वायर है इसका रेसिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा अननोन रेसिस्टेंस। इसके बाद ये जो टर्मिनल है, फाइनली यहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ जॉकी। जो जॉकी है वो इस वायर, ये जो वायर है ये रेसिस्टेंस वायर है, that is of 1 meter length, this wire, and it is either made up of nichrome or magnetic। ये एक हाई रेसिस्टेंस वायर बना होता है इसमें, और उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। नाउ आफ्टर मेकिंग ऑल द कनेक्शंस, हमको यहाँ पर एक सोर्स देना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमको वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस के या ईएमएफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट ईएमएफ ओनली उस इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगा, एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो देन ओनली वी विल गेट द करंट। तो अब हमारे पास यहाँ पर आया एक बैटरी। बैटरी का हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक कनेक्ट कर देंगे हम की। ये पॉजिटिव टर्मिनल है and this is the negative terminal. This is terminal A and this is terminal B. ये हमारा सर्किट हमने कंप्लीट किया है। आपको कुछ प्रिकॉशंस डील करना है कि सारे कनेक्शंस टाइट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वायर्स टूटे हुए नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी ये इसका सर्किट है, इसी सर्किट को आपको फॉलो करके ये एक्सपेरिमेंट आपको लैब में सेट करना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का नॉलेज अगर सीबीएसई को चेक करना है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम्स में आते हैं। इवन आपके जो जेई मेंस वगैरह के एग्जाम्स हैं उसमें भी इस पर क्वेश्चन चलते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन चलते हैं। एक्चुअली जो फिजिक्स है वो काफ़ी हद तक एप्लीकेटिव अप्रोच पर डिपेंड करती है, तो आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी एप्लीकेशन कितने लेवल तक आपको मालूम है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है। एक तो मेन रीजनिंग क्वेश्चन है कि जो हमने ये डिवाइस लिया था, ये जो हमने वुडन प्लैंक लिया था जिस पर एक तार अकेला बंधा था, ये तो हमने बाद में कनेक्ट किया है, ये हमारा कनेक्शन है, एक्चुअली वो सही है या नहीं, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट और नहीं, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। ये दोनों एक कहलाता है इसमें लेफ्ट गैप और एक कहलाता है इसमें राइट गैप। तो हम अगर हमको ये पता लगाना है whether the apparatus which we are using it is exactly correct, it is exactly perfect, उसको पता लगाने के लिए हम एक सबसे पहला अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ नॉन रेसिस्टेंस लगा के दोनों तरफ आप 50-50 ओम का रेसिस्टेंस डाल दो, 10-10 ओम का रेसिस्टेंस डाल दो, मतलब लेफ्ट गैप में और राइट गैप में रेसिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला पढ़ा है, तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला था तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ था गैल्वेनोमीटर का, ये ब्रिज था, इसमें हमारे पास हमने एक बैटरी लगा रखी है और एक की लगा रखी है। अब अगर इन दोनों आर्म्स में, मतलब ये हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स है और ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ 10 ओम डाला और यहाँ पर भी 10 ओम डाला और गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर हमारे पास L और यहाँ पर भी हमारे पास L आएगी, क्योंकि ये हमारा L हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस L। अगर आप इसको देखो तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स, इधर वाला तार L और ये अननोन रेसिस्टेंस और इधर वाला वायर 100 माइनस L, बैटरी हमारी कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर बीच वाले आर्म पर शो हो रहा है। तो अगर हमने दोनों तरफ 10-10 ओम डाला है तो दैट मीन्स जो L है हमारा 50 आना चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ भी तो बराबर होगी, जब दोनों आर रेसिस्टेंस बराबर है तो बैलेंसिंग लेंथ भी बराबर है। अगर हमारा जॉकी 50 पर आकर
ये टेम्पररी एक पेन जैसा स्ट्रक्चर है, जॉकी कोई नई डिवाइस नहीं है, इसमें पीछे तार बंधा होता है और इसको जब हम इस वायर पे रखते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द वर्क ऑफ जॉकी। तो 50 इधर और 50 इधर। अगर ये चीज हमारी सेटिस्फाई होती है कि हमने दोनों तरफ 10-10 ओम 10-10 ओम का रेजिस्टेंस मांगा है, लिया है, और हमारी बैलेंसिंग लेंथ यहाँ 50-50 आ रही है, दैट मीन्स ये चारों आर्म में हमारे पास 10/50 और 10/50, मतलब 1/5 इक्वल्स टू 1/5 बैलेंसिंग लेंथ का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा ये जो apparatus है एग्जैक्टली सही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब ये तो एक हमारा चेकिंग हो गई कि हमारा apparatus सही है या नहीं है, ठीक है। बट apparatus सही है वो निकाल लिया, लेकिन मेन चीज हम किसी दूसरे को चेक करने के पहले हमें खुद को इवेल्युएट करना सीखना चाहिए कि हमने जो सर्किट में वायर्स कनेक्ट करे हैं दे आर करेक्ट और नहीं, हमारा कनेक्शन सही है नहीं, हमारा जो पूरा ये सर्किट सिंबलाइजेशन किया है हमने वो सही है नहीं, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए भी एक टेक्निक है, जॉकी को आप ए टर्मिनल पे लेके आओ, jockey, as you are bringing jockey to a terminal, galvanometer may be deflected to left hand side or may be deflected to right hand side, but it should be to any one of the sides, ठीक है। now आप jockey को लेके जाओ, jockey to touch B, हम B टर्मिनल पर jockey को लेके जा रहे हैं, और जब हम jockey को B टर्मिनल पर लेके जा रहे हैं deflection may be towards extreme right, मतलब ए टर्मिनल पर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का एक्सट्रीम लेफ्ट में था और बी टर्मिनल पर हमारा डिफ्लेक्शन एक्सट्रीम राइट में चला गया। ये कंडीशन अगर आपकी सेटल होती है कि दोनों ए और बी टर्मिनल पर गैल्वेनोमीटर शोज अपोजिट डिफ्लेक्शन, उस कंडीशन में आप ये मान सकते हो कि हमने जो सर्किट कनेक्शन किया है वो एक्जैक्टली करेक्ट है। नाउ यू आर रेडी टू टेक रिकॉर्ड द रीडिंग्स, मतलब आपको सबसे पहले पूरा जब प्रैक्टिकल करना है तो आपको पूरा apparatus रिक्वायर्ड मालूम होना चाहिए, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए, सर्किट डायग्राम यू शुड नो, आफ्टर दैट हाउ टू कनेक्ट द वायर्स दैट यू शुड नो, देन यू शुड नो हाउ टू चेक वेदर योर कनेक्शंस आर करेक्ट और नॉट। इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि साइंस है ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो हम इसके बाद अगर आगे आते हैं तो अब हमको रिकॉर्ड करना है रीडिंग्स। हम निकालेंगे इस वायर का अननोन रेजिस्टेंस, ये जो वायर है इसका हमको निकालना है रेजिस्टेंस के, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो हम एक टेबल शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, आर, इसके बाद हमारे पास एल, उसके बाद हमारे पास 100 माइनस एल, और उसके बाद हमारे पास एक्स आएगा, ठीक है। सपोज करो यू हैव टेकन सम 5 ओम, आपने रेजिस्टेंस निकाला है रेजिस्टेंस बॉक्स से, और उसके बाद 5 ओम रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है, दैट मींस नाउ 5 ओम इज देयर इन लेफ्ट गैप। फिर हम गैल्वेनोमीटर की जॉकी को वायर पर टच करेंगे, एंड when we will move the jockey on this wire of 100 centimeter, somewhere this galvanometer will show the deflection and that will come 0, and suppose करो ये 45 पे आ गया, 45 सेंटीमीटर पे जैसे आप जॉकी को लेके आए, आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 0। in that case you can find out 100 minus 45, that means you will get here 55. Now the thing is that how to find out the value of x, okay, simple, आप एक रफ स्केच यहाँ खींचो, ये रफ स्केच आपका ऐसे आ जाएगा, ये बीच में गैल्वेनोमीटर, ये आपका आर भी था, ये आपका एल है, ये आपका एक्स है, ये आपका 100 माइनस एल। यही कॉन्सेप्ट, नहीं तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होता है, आपको कुछ नहीं करना, इधर इधर वाला, तो आपके पास क्या हो जाएगा, r/l इक्वल्स टू x/100 माइनस एल। तो
x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल, मतलब ये इधर चला गया। आपके पास r कितना था, 5 था, 100 माइनस एल हो गया 55 अपॉन आप करेंगे 45। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से आप इस वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल यहीं खत्म नहीं हुआ है, हमको इसके बाद इसी वायर की रेसिस्टिविटी निकालना है। एग्जैक्टली जो आपको शॉर्ट आउट करना है बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल के लिए, हमें अलग अलग वायर की रेसिस्टिविटीज निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल। R इंटू ए अपॉन एल मतलब R की जगह हम यहाँ क्या ले लेंगे, X, क्योंकि इस वायर का रेसिस्टेंस कितना आया, X। आपको निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके लिए आपको स्क्रू गेज के हेल्प से डायमीटर ऑफ वायर निकालना पड़ेगा। एंड ये डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट रेसिस्टेंस एंड देन यू कैन फाइंड आउट पाई आर स्क्वायर एज एरिया। सो यू विल गेट x इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। एल इस पूरे वायर की लंबाई है, ये ऑब्जर्वेशंस में आपको लिखना है। तो फाइनली आपको इस वायर की रेसिस्टिविटी मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन है एक्चुअली हमारा मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की ये एप्लीकेशन है। क्योंकि या इसमें ये एप्लीकेशन क्यों है, अगर हमें कभी कोई एक नॉन वैल्यू का रेसिस्टेंस कॉइल बनाना है, क्या करोगे आप, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस लेना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर वायर की आपको रेसिस्टिविटी निकालना पड़ेगी, उस पर्टिकुलर वायर का आपको अननोन रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा एंड फाइनली उसको फिर हम एक कॉइल के रूप में रोल करेंगे और हमको एक नॉन वैल्यू का रेसिस्टेंस कॉइल मिल जाएगा। तो जो रेसिस्टेंस कॉइल रेसिस्टेंस बॉक्स में भी लगी हैं उसको भी हम कैसे मैनेज करते हैं कि हमने 5 ओम का रेसिस्टेंस निकाला, हमने 10 ओम का रेसिस्टेंस निकाला, हमने 15 ओम का रेसिस्टेंस निकाला, और उसमें लगाते तो हम कॉइल ही है ना। अगर वो कॉइल लगा रहे हैं तो वो कॉइल बना कैसे रहे हैं, एक्चुअली इसी मेथड के हेल्प से हम उन कॉइल्स को डेवलप करते हैं। और उन कॉइल थोड़ा सा और टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिकली हाई होगा जब ये फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में जब ये डेवलप होता होगा, लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है यही है। तो आपको इस तरह से ये समझ में आया होगा कि हम किसी भी वायर मींस दैट वायर शुड पोसेस रेसिस्टेंस। ना तो वो ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीट इंसुलेटर हो, ना ऐसा होना चाहिए वो सुपर कंडक्टर हो, क्योंकि सुपर कंडक्टर के पास रेसिस्टेंस होता नहीं है और इंसुलेटर के पास रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसे मेजर करना बहुत मुश्किल है। दोनों एक्सट्रीम्स पर ना जाकर हम बीच का रास्ता लें तो हम इस डिवाइस का यूज करके किसी भी वायर की रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था मीटर ब्रिज का। हम आगे चलें, एक और डिवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन हाईली एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, और वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फाइनली हम पहुंचेंगे वहीं रेसिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ पर मैं उसका नाम आपको बता देती हूँ, वो है पोटेंशियोमीटर। मैंने अभी आपको बोला था मैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, लेकिन चूंकि दोनों के रीजनिंग क्वेश्चंस मिले जुले हैं तो दोनों के मैं एक साथ बता दूंगी। पोटेंशियोमीटर नेम इटसेल्फ यू सी इट इज पोटेंशियो एंड प्लस मीटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं हम उसको पोटेंशियोमीटर मान सकते हैं। अब पोटेंशियोमीटर को अगर हम माने तो पोटेंशियोमीटर के अलावा हमने एक और टर्म पढ़ा है जो है वोल्ट मीटर। एक और डिवाइस हमने पढ़ी है, 10th में भी आपने पढ़ा है कि वोल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लेते हैं, और वोल्ट मीटर जब हम मेजर करने के लिए लेते हैं तो हमेशा उसको काय में करते हैं, पैरेलल में, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ डिवाइस एग्जिस्ट करता है।
अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम ये वोल्टमीटर के होते हुए एक नई डिवाइस पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं। क्यों? और जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पोटेंशियोमीटर तो बहुत छोटा था, लेकिन वोल्टमीटर तो बहुत छोटा था, लेकिन पोटेंशियोमीटर तो बहुत बल्कि है। बट व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दैट पोटेंशियोमीटर? मैंने आपको जब इंटरनल रेजिस्टेंस समझाया था, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू कीप आवर सेल इन ओपन सर्किट, क्योंकि अगर हमारी सेल क्लोज्ड सर्किट में आई तो निश्चित रूप से हमें उसका ईएमएफ नहीं मिलेगा, हमें उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो अगर हमको किसी भी सेल का ईएमएफ एग्जैक्टली मेजर करना है, वी हैव टू कीप द सेल इन ओपन सर्किट। और अगर हम वोल्टमीटर के साथ सेल को कनेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए ये जो सेल है हमारी क्लोज्ड सर्किट में आ जाएगी, बिकॉज this voltmeter is connected with this voltmeter is connected with this cell, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और अगर वोल्टमीटर सेल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, it will to operate voltmeter, the source which is required will be the cell only, and the cell is going to lose the current potential, and so we are going to measure only terminal potential difference. इसीलिए अब हम एक नया डिवाइस डेवलप कर रहे हैं, that is called potentiometer. Now you see potentiometer, what should be the formula for, or what is the basic principle behind a potentiometer? तो अब आप देखो, आपने ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, B इक्वल्स टू IR। मैंने इसको क्लियरली आपको समझाया था। हम इसमें I इक्वल्स टू रो L अपॉन A, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये इसकी रेसिस्टिविटी थी, ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और करंट I। आपको ये ध्यान रखना है, इट शुड बी फॉर स्टेडी करंट। It should be for steady current. तो anyhow आपको I, ये एक कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करना है। I कांस्टेंट है। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द वायर area, we are not going to increase or decrease the area of cross section because we are not stretching the wire, we are not making the wire to contract. Area of cross section hamesha constant. Resistivity, we are not going to change the wire, so resistivity will also be remaining constant. What happens here? V again becomes directly proportional to L. What is this L? Again L will be our balancing length. Balancing length null deflection method पर based है। Balancing length is that length for which when jockey is touched on the wire, galvanometer पर zero deflection मिल रहा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और यही principle है which we have to follow when we are doing the experiments related to potentiometer. So you got the principle also. Now we are having the device. So many years I am seeing the students when they reach in the lab, no, जैसे वो लैब में जाएंगे ना, उनको एक वहां पर गिटार जैसा डिवाइस दिखता है, और जैसे ही वो देखते हैं ना उसको बजाना शुरू कर देते हैं, छन 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 छन, आवाज भी आती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन एक्चुअली वो गिटार नहीं है, वो पोटेंशियोमीटर है। उसको हैंडल करवाना मुश्किल होता है, बच्चे निश्चित उसके साथ खेलते हैं, और 11th में तो ये बहुत होता है, 12th में आके उनको उस डिवाइस की उपयोगिता समझ में आ जाती, देन दे नेवर यूज्ड टू प्ले विद दैट। तो आपको, आप गिटार के नाम से, अगर आप 11th में प्रॉपरली क्लासेस में गए हैं, लैब में गए हैं, तो आपको वो फिगर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपने लैब में पोटेंशियोमीटर को रखे हुए देखा है। तो सिंपल एक वुडन प्लैंक है, कुछ भी नहीं है इस डिवाइस में, एक सिंपल वुडन प्लैंक है।
अब ये वुडन प्लैंक है और इस पे सिर्फ 2 स्क्रू यहाँ लगे हुए हैं, ओनली 2 स्क्रूज आर देयर, लेकिन इस पर हमारे पास तार कनेक्टेड होते हैं। दोनों तरफ वही कॉपर के स्टेप्स। इस तरह से हमारे पास 10 वायर्स हैं, मतलब इस तार की लंबाई 1000 सेंटीमीटर है। ये जो तार इस पे बंधे हुए हैं, इस तरह से हमारे पास 10 वायर हैं पैरेलल, और इनके दोनों एंड्स पर हमारे पास कॉपर की स्टेप्स फिक्स्ड होती हैं। और इस तरह के हमारे पास 10 वायर हैं और इसका एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, सिंपल हम इसको बोलते हैं वुडन प्लैंक है विद 10 वायर्स। किसी किसी लैब में ये 4 वायर्स वाला भी है, लेकिन हम 10 वायर वाला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आप देखो, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसके हिसाब से B इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू L, तो B अपॉन L हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। हर एक पोटेंशियोमीटर का B अपॉन L कांस्टेंट आता है। तो आप देखो, अगर हमने लेंथ इंक्रीज कर दी तो B अपॉन L की वैल्यू कम हो जाएगी, और इस B अपॉन L को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी किसी भी क्वांटिटी के नीचे डिनोमिनेटर में x आ जाता है या डायमेंशन ऑफ लेंथ आ जाता है, तो वो ग्रेडियंट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट T अपॉन L, प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L, ऐसे यहाँ पर V अपॉन L पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। और अगर हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम करना है तो हमको लेंथ बढ़ा देना चाहिए, और इसको कम करने का फायदा ये हो जाएगा कि हमारी ये जो डिवाइस है, ये जो पोटेंशियोमीटर है, it will become very very sensitive. Slight to slight changes which are taking place in the flow of current can be notified. और वही हमें चाहिए, क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जितना प्रिसाइज और एक्यूरेट हमारी रीडिंग होगी उतना ही हमारा एक्सपेरिमेंट ज्यादा सक्सेसफुल है। तो उसी चीज को फॉलो करने के कारण हम 4 वायर के पोटेंशियोमीटर की जगह 10 वायर का पोटेंशियोमीटर प्रेफर करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाई 10 वायर पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर 4 वायर पोटेंशियोमीटर। 1 मीटर का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने वायर कम होते चले जाएंगे उतना ही हमारा apparatus लेस सेंसिटिव होता चला जाएगा। फाइनली हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब तो हमारे पास इसको हम B मान लें और इसको हम A मान लें, बिकॉज द कनेक्शंस आर देयर। इसके 2 मेजर एप्लीकेशन है, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा है हमारा कंपैरिजन ऑफ EMF। 2 एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर के इन जनरल एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड कंपैरिजन ऑफ EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस में आपको फॉर्मूला डिराइव करवा चुकी हूं, और वो फॉर्मूला हमारे पास था R इक्वल्स टू E अपॉन B माइनस 1 इंटू कैपिटल R। और जो EMF का कंपैरिजन है उसका फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 आएगा। ये हमारे 2 मेजर एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के। अब हमने ए टर्मिनल लिया, और ए टर्मिनल में इसमें 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट है और एक सेकेंडरी सर्किट है। जो प्राइमरी सर्किट है वो ड्राइवर सर्किट भी कहलाता है, सोर्स सर्किट भी कहलाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक ड्राइवर सेल या बैटरी लगी है। उसके साथ हमारे पास एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टर है, और इस रियोस्टेट के हेल्प से हम इसके करंट को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट पर फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक एमीटर भी लगा हुआ है। एमीटर कितना करंट हमने इसमें स्टेडी करंट कितना अप्लाई किया उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। प्लस यहाँ पर एक की लगी हुई है K1, और ये कनेक्ट हो जाता है B से।
इस तरह से ये प्राइमरी सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट है। क्योंकि इसमें ड्राइवर सेल लगा हुआ है तो इसको ड्राइवर सर्किट भी कहते हैं। अब फाइनली यहाँ पर जो इसमें करंट की जरूरत पड़ रही थी, दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बैटरी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दैट मीन्स हमको यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करना है। वो सेल आपकी कोई सी भी हो सकती है, आप ड्राई सेल ले लीजिए, डैनियल सेल ले लीजिए, लकलंची सेल ले लीजिए, कोई सा भी सेल हम लेंगे और इसके दोनों एंड्स पर, सेल के दोनों एंड्स पर हम एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, उसके साथ हम लगाएंगे K2 की और फाइनली से हम कनेक्ट कर देंगे। और जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है एंड दैट गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू, इन some cases we are connecting here resistance box also, और ये high amount resistance box होता है और एक्स्ट्रा करंट कभी फ्लो हो जाए सर्किट में तो हमारे गैल्वेनोमीटर का डैमेज से बचा लेता है। दैट इज अ प्रोटेक्टिव मेजरमेंट विच वी आर यूजिंग। तो ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन है कि आप इस पोटेंशियोमीटर में ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव मेजरमेंट डालेंगे सो दैट योर डिवाइस में नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। पूरा सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया एंड वी आर सेटिस्फाइड। लेकिन एक चीज अभी बाकी है, आपने जो सर्किट कंप्लीट किया है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो अभी हमें चेक करना है। हम इंसर्ट करेंगे K1, हम इंसर्ट करेंगे K2 एंड देन जॉकी वी विल टेक फर्स्ट टू A टर्मिनल। पहले हम जॉकी को A टर्मिनल पर लेके जाएंगे, A टर्मिनल पर ले जाके हम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन में भी इन द राइटेस्ट एक्सट्रीम। फिर हम B टर्मिनल पे लेके जाएंगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन भी टू द राइटेस्ट एक्सट्रीम। एक बार लेफ्ट में चला गया, एक बार राइट में चला गया। ये कंडीशन अगर आपकी सेट हो गई है कि एक बार डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड डायरेक्शन दिखा रहा है, एक तरफ राइट साइड दिखा रहा है, then you can say that your connection, your device, your EMF of cells are appropriately correct and you can start with the experiment. Now अब हमें इसका निकालना है ये वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम K2 को प्लग आउट करेंगे। We will insert K1. What we will do? We will insert K1. That is the first step. We will insert K1 and we will move the jockey on the wire and we are going to get L1 and galvanometer में deflection 0। तो आपको इस जॉकी को इस वायर पे, पूरे जो 10 वायर हैं हर वायर पे आपको टच करके देखना है, गैल्वेनोमीटर पर जहां डिफ्लेक्शन 0 आएगा वहां बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। इस समय आपने ये K2 इंसर्ट नहीं करा था, K2 इंसर्ट नहीं करा है, इसका मतलब ये है कि हमने सेल को ओपन सर्किट में छोड़ा है। तो जो हमारा L1 आ रहा है वो E1 के E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ K1 is already inserted, we will insert K2 also. Insert K2 also. हमने K2 को भी इंसर्ट किया, K2 को इंसर्ट करा 5 ohm रेसिस्टेंस फ्रॉम RB। मतलब हम कितना भी 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, मैंने से कर दिया इसलिए कि मैंने इसमें से 5 ओम रेसिस्टेंस निकाला और 5 ओम रेसिस्टेंस निकालने के बाद K2 इंसर्टेड है। अगेन वी विल मूव द जॉकी ऑन द वायर और जैसे ही हम जॉकी को टच करेंगे किसी भी वायर पे जहां पर वो जॉकी रिफ्लेक्शन देगी तो वहां पर हमको मिल जाएगा L2। L2 पर फिर G की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। पर नाउ we have connected resistance box and we are drawing current from that cell which is connected here, so we are going to get terminal potential difference directly proportional to L2। R आपके पास 5 ओम था, सपोज करो पहले आया था ये जो L1 आया है 546 आया है और अब ये L1 जो आया है 476 आया है सपोज करो, और R हमने 5 लिया था, तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो आपका कैसे निकलेगा, L1 E की जगह हम क्या डाल देंगे L1, मतलब L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो L1 हमारे पास कितना आ रहा है, L1 हमारे पास आ रहा है 546 और L2 हमारा आ रहा है 476 माइनस 1 इंटू कैपिटल R 5। और इससे जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको इस सेल का जो भी आपने कनेक्ट करी है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस मिल जाएगा।
तो एक पार्ट ये था हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अब इसी को हम आगे बढ़ाएं, हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आधा सर्किट हमारा एज इट इज रहेगा। तो हम अब कंपेयर करेंगे ईएमएफ। तो अगर हमको ईएमएफ कंपेयर करना है तो हम सिर्फ ये जो सेकेंडरी पार्ट था उसको ही हम अकेला रब कर रहे हैं। ये जो ड्राइवर सर्किट है हमारा, जो सोर्स सर्किट है जिसके कारण हमको करंट मिल रहा है, उसको हम एज इट इज कनेक्टेड रहने देते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पर चूंकि अब हमें कंपेयर करना है तो निश्चित रूप से हमें 2 सेल लगानी होंगी। कोई सी भी 2 सेल आप ले सकते हो। आप डैनियल लेक्लंची ले लो, ड्राई लेक्लंची ले लो, डैनियल ड्राई ले लो, कोई सी भी 2 सेल आपको लेना है और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे 2 वे की। और उसके बाद वही चीज है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बाद एक प्रोटेक्टिव मेजरमेंट के रूप में हाई अमाउंट रेसिस्टेंस बॉक्स, और हमने गैल्वेनोमीटर के साथ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव। ये ध्यान रखना कि जिस टर्मिनल पर आपने बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करा है उसी टर्मिनल पर आपको सेल के पॉजिटिव भी कनेक्ट करना है। एंड हियर आल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन इन प्रीवियस पार्ट, here one scale is there to find out the length. Now after making the connection you have to complete all the thing, again you have to check whether your connection is correct। वही गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट और राइट रीडिंग चेक करना है हमको। फिर हम सिर्फ E1 को E1 वाला सर्किट कंप्लीट करेंगे यहाँ पर K1 इंसर्ट करके। तो आपने जैसे K1 इंसर्ट किया, E1 इन सर्किट हो जाएगी। जैसे E1 इन सर्किट हो जाएगी आपको L1 बैलेंसिंग लाइन विद द हेल्प ऑफ जॉकी मिलेगा। फिर आप K2 इंसर्ट कर देना, K1 को प्लग आउट करेंगे, K2 इंसर्ट करेंगे, E2 इन सर्किट हो जाएगी और आपको मिलेगा L2। ठीक है, क्या करना है आपको, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। इस तरीके से आप इस 2 सेल के सेम सर्किट है, सिर्फ आपको सेकेंडरी सर्किट चेंज करना है, आपको कंपैरिजन ईएमएफ का मिल जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। जो ये कॉन्सेप्ट थे दोनों, यहीं तक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इसके बेसिक कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कैसे हमको apparatus याद करना है, कैसे हमको ये सर्किट याद रखना है। सर्किट याद करने के बाद आपको असेंबलिंग याद रखना है, आपको apparatus के कनेक्शन चेक करना आना चाहिए, उसके बाद आपको रीडिंग लेना आना चाहिए। ठीक है, हर चीज का एक सिस्टमेटिक स्टेप है जो हमें फॉलो करना है। और ये आपका एक्सपेरिमेंट तो है ही जो आपको लैब में करना है, इसके साथ साथ इस पर बेस्ड हर साल 2 रीजनिंग क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लास्ट ईयर आया था कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर था एग्जाम में, तो आपको वो भी करना है, आपको फॉर्मूले याद रखना है। तो इतना सब कुछ करके अब मैंने आपको एक चीज उसमें भी बताई थी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहीं से हमको लेंथ मेजर करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होता है वहीं पर हमारा इस का 0 पोटेंशियल लाई करेगा, तो 0 वहीं से चलेगा, तो इसलिए हमको यहाँ से 0। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ब्रॉड स्ट्रिप्स मेटल की लगवाई हैं, सेम ब्रॉड स्ट्रिप्स मैंने लगवाई थी मीटर ब्रिज में भी। तो मीटर ब्रिज की जो स्ट्रिप्स मैंने ऐसे चौड़े करके लगवाया है, एक्चुअली वो कंडक्टर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो इन मेटल कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम रेसिस्टेंस, उस पर कम रेसिस्टेंस अप्लाई होगा, तो हमारा सर्किट सेंसिटिव हो जाएगा। So like that this chapter of current electricity has came to an end। अभी भी मैं आपको एक रीजनिंग इसका एक वीडियो और डालूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, रेशियो निकालने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, और उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो किरचॉफ्स लॉ पर जनरली बेस्ड है। आप ये ध्यान रखना, रेसिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन जो था वो अभी डिलीटेड पोर्शन है क्योंकि हम उसको ऑलरेडी 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो इस साल वो पोर्शन आपको सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर जो था
वो भी अब इस सिलेबस में नहीं है। तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मोर और लेस 7 और 8 मार्क्स ये करिकुलम में कैरी कर रहा है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से करते हैं, इसके न्यूमेरिकल अच्छे से करते हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। जेई मेंस में भी इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, सारे कुछ हमको न्यूमेरिकल में शॉर्ट आउट करना है। तो मैं इस चैप्टर को आज कंप्लीट किया है। एक सेशन मैं लूँगी ताकि आपको कंसेप्चुअल और रीजनिंग और फॉर्मूले सारे रिकॉल करवा दूं, और उसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए साथ में, और फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।